Hello everyone, welcome to our social science class. Students, let's continue our second chapter of history class 9, that is Russian Revolution. In our previous video we have done the empire of Russia in 1914 that we have done with the help of this map. और हमने आज के रशिया को और उस समय के रशिया को कंपेयर किया था कि उस समय रशिया कहाँ तक फैला हुआ था और अब उसका एरिया कहाँ तक लिमिट हो चुका है ना. And I hope that it is now properly clear to you all, the Russian Empire in 1914. So our today's topic is economy of Russia. आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमी. अब इकोनॉमी क्या होता है बेटा? इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमी होता है रिलेटेड टू बजट या फाइनेंस हम लोग कह सकते हैं. रिलेटेड टू बजट, रिलेटेड टू फाइनेंस. दीज आर द सिंपल वर्ड्स जो आप लोगों को इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आपकी हेल्प करेंगे. इकोनॉमिक मैटर्स आप लोग कह सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स या मनी मैटर्स. ठीक है, बट ये वर्ड सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं. डोंट यूज दीज वर्ड्स इन योर एग्जाम्स. ओके, सो नाउ लेट्स start our today's topic. Listen the video very carefully, don't skip it because you will get important questions in between. एक एक पॉइंट बेटा आपका चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो जाए. एट द एंड यू विल गेट द रिवीजन क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. इकोनॉमी, तो उस समय अगर हम लोग बात करते हैं तो रशियन इकोनॉमी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थी? तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, अबाउट 85%, विच वॉज मच मोर इन कंपेरिजन टू द यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस एंड जर्मनी. फ्रांस और जर्मनी में देखो तो 40-50 के रेशियो है, यानी 40 और 50% पीपल ही जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. बाकी सब इंडस्ट्रियल सेक्टर या दूसरे कामों में वो लोग इन्वॉल्व थे. बट रशिया में 85% पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. तो इसका कारण क्या था? अब ये सुनेंगे, ये कई बार रीज़न आ जाता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में. इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि रशिया में इन कंपैरिजन टू यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण या औद्योगिक क्रांति आप लोग कह सकते हो, वो बहुत लेट आई थी. यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया था या वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पहले हो गया था, बट रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ. और यही कारण है कि उस समय वहाँ की जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ और द अदर वेस्टर्न कंट्रीज़. ओके, अब क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादा था तो अब जो रशिया था दैट वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स. वो अनाज का मुख्य निर्यात होता है देश से बाहर भेजना. ये टर्म्स बेटा हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करती हैं. एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इंग्लिश में तो हमें समझ आता है, बट हिंदी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. निर्यात और आयात, तो इसको याद रखने का तरीका है, आयात को याद रखोगे, आयात होता है हमारा इंपोर्ट, इंपोर्ट देश में लाना. तो आना है, तो जो हमको कंट्री में लेकर आना है वो आयात, जो बाहर भेजना है वो निर्यात. तो ये जो एक्सपोर्ट करते थे वो किसका करते थे? अनाज का. अब जो 15% लोग थे, हमने देखा ना 85% पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. अब जो 15% थे वो प्रोडक्शन वर्क करते थे, और इसमें भी मैक्सिमम प्रोडक्शन वर्क कौन करते थे? क्राफ्ट्समैन, जो शिल्पकार थे, जो कारीगर होते थे. कारीगर हाथों से प्रोडक्शन करते हैं या बहुत ही स्मॉल स्केल पर वो लोग मशीनरीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ फ्रेम्स का यूज़ कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ कर लिया, बट मैन पावर ज़्यादा यूज़ होती थी. ठीक है, तो क्राफ्ट्समैन जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्शन करते थे, और जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो बहुत कम थे. एंड द फ्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज जो फेमस थे, दोज वर दी सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. कौन कौन से थे? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. तो अब देखते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया. तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो वो स्प्रेड होते हुए कहाँ तक पहुँची? रशिया तक. और जब रशिया में कैसे आई इंडस्ट्रियलाइजेशन? इन 1890 रेलवे नेटवर्क वॉज इस्टेब्लिश्ड इन रशिया. अब जैसे ही रेलवे नेटवर्क फैला तो उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होने का क्या फ़ायदा है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, सामान ले जाना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा. तो पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं था. अब इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी बन रहा है तो वहाँ पे हमें रॉ मटेरियल लाना भी है
और फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक भी भेजना है, दूसरी जगह पर भी सप्लाई करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो सिस्टम चाहिए। तो जैसे ही रेलवे सिस्टम वहाँ का अच्छा हुआ तो मैनी इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड, और जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई रेलवे नेटवर्क और अच्छा होता गया, बिकॉज बोथ वर डिपेंडेड अपॉन ईच अदर, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई दोनों चीज़ों की। तो उससे फाइनली क्या हुआ, कोल प्रोडक्शन वॉज डबल्ड, जो कोल की प्रोडक्शन थी वो 2 गुनी हो गई, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन देखो 4 गुनी हो गई, इट वॉज क्वाड्रपल। तो क्वाड्रपल्ड होता है बेटा 4 गुना। क्वाड्रिलेटर पढ़ते हो ना मैथ्स में, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 4 साइड फिगर, तो ऐसे ही क्वाड्रपल्ड होता है हमारा 4 गुना। तो कोल प्रोडक्शन वो डबल हो गई, आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ की जो आउटपुट थी वो 4 गुना बढ़ गई। और देखो अभी हमने पीछे क्या देखा था, हमने देखा था कि क्राफ्ट्समैन ज़्यादा प्रोडक्शन वर्क करते थे, है ना। थर्ड पॉइंट देखेंगे, क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, बट 1900 तक क्या हुआ, 1900 तक नंबर ऑफ वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल, कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इस हद तक पहुंच चुका था कि पहले जैसे इंडस्ट्रियल थी नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे ही नहीं, तो 1900 तक आते आते वर्कर्स यानी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग और क्राफ्ट्समैन यानी जो छोटे कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनकी संख्या ऑलमोस्ट क्या हो चुकी थी, बराबर हो चुकी थी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। ओके, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इन इंडस्ट्रीज़ को चलाता कौन था, तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी या जो भी प्राइवेट ऑनर होगा बेटा, प्राइवेट ऑनर का हमेशा जो मेन मोटिव होता है दैट वाज टू अर्न प्रॉफिट, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, उसको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब होता है, उसके लिए चाहे उसको वर्कर से जितना मर्जी काम लेना पड़े, इट डजंट मैटर। ओके, वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ, और इसके लिए वो लोग कई बार क्या करते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी करते थे। एक्सप्लॉइट कैसे, ज़्यादा काम करवाना, कोई वर्कर काम का नहीं रहा उसको काम से निकाल देना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको काम से निकाल के दूसरे वर्कर को रख लेना। तो इट डज़ंट मैटर कि उनकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है या उनको फाइनेंशियली वो लोग उनको इतनी सैलरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये वर्कर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, वो लोग अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते थे, बट नॉट अबाउट देयर वर्कर्स। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज़, और गवर्नमेंट कई बार लार्ज फैक्ट्रीज़ के लिए, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती थी वहाँ उनके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स भी बनाती थी, बट कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। पर फिर भी समय समय पर उन रूल्स को किसी ना किसी तरीके से तोड़ दिया जाता था, किस चीज़ के लिए, सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और जो हमारा इसमें अब लास्ट पॉइंट है वो है कि किस तरीके से जो है रूल्स तोड़े जाते थे। हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रॉफिट कमाने के लिए वर्कर्स के साथ क्या किया जाता था, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था। अब मान लो एक रूल है कि 8 वर्किंग आवर्स हैं, 8 घंटे काम करना है, बट क्या होता था, क्राफ्ट्स यूनिट में 15-15 घंटे भी काम, क्योंकि क्राफ्ट्स यूनिट क्या है, कई लोग घरों में भी अपनी प्रोडक्शन करते थे, तो शायद 15-15 घंटे भी कारीगर लगातार काम कर रहे हैं। फैक्ट्रीज़ हैं 10 से 12 घंटे लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है उनके वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। बट ऑफ कोर्स इस चीज़ ने कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प भी की और उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट की, दोनों ही चीज़ें, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। Okay, so this was our topic of the day. I hope that it is clear to you all, but still if you have any doubt, please feel free to ask. So our today's revision questions are, name the main occupation in Russia before 1890. 1890 से पहले जो है क्या था मेन ऑक्यूपेशन रशिया का, लोग ज़्यादातर क्या काम करते थे। एंड आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द 2 मेन इंडस्ट्रियल एरियाज और सिटीज़ ऑफ रशिया। रशिया की जो मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी। सो आंसर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे ब्लेस्ड and have a great day and keep learning with Sandeep Bihan. Thank you. Have a good day.